बस स्टार्ट है। नमस्ते। हाँ जी। एडीएम डर कर्व की एक्सरसाइज 1 लगाई आप लोगों ने? कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी? क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जरूर आपके साथ में एक घोटाला ये हो सकता है कि y इज इक्वल टू 1+8/x² आपको ग्राफ नहीं स्ट्राइक करा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1/x² का ग्राफ होता है। इसी ग्राफ को थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा मतलब बड़ा कर दो, तो यही y इज इक्वल टू 8/x² का ग्राफ हो जाएगा। और ये +1 है, तो ये जो लाइन y इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रही है ना, ये y इक्वल टू 1 पे स्टार्ट कर लो और बस यही ग्राफ दोबारा ड्रॉ कर दो। ये y इज इक्वल टू में 1+8/x² का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है? इस पे तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x अंडर द रूट ऑफ 1 - x² बोलो, या y² इज इक्वल टू x² इंटू 1 - x की पावर x² बोलो। सही, ये अपन ऑलरेडी बना चुके हैं कि जब भी इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, अगर सिर्फ प्लस है तो ऊपर ऊपर का बनेगा, और अगर y इज इक्वल टू में प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, तो फिर यहां नीचे भी बन जाएगा, तो लूप क्रिएट हो जाएगा। इस पे अपनी बात हो चुकी है ना। अच्छा लगा लिए PYQs, वेरी गुड। ठीक है। और किस क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम आती है, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि जैसे आपको समस्या ये आ सकती है कि y इज इक्वल टू cos x है और y इज इक्वल टू 1 + sin 2x है। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू cos x का जो ग्राफ होता है वो तो सबको पता ही है। ये 0 से 3π/2 तक है, तो 0 से 3π/2 तक cos x का ग्राफ ये रहा। जब आप 1 + sin 2x का ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये होगा कि 1 + sin 2x 2 टाइम्स श्रिंक हो जाता है। तो 2 टाइम्स श्रिंक होने की वजह से स्टार्ट तो यहां से होगा, लेकिन यहीं क्लोज मार देगा एक लूप। फिर दूसरा लूप जो होगा ना, वो 0 तक जाएगा और यहां तक लूप क्लोज मार देगा, फिर वापस यहां पे क्लोज मार देगा। तो आपको बेसिकली इनके बीच का एरिया निकालना है, ये वाला। तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में y इज इक्वल टू में मॉड x, y इज इक्वल टू में अंडर रूट में मॉड x का ग्राफ अगर आपको चाहिए, तो अंडर रूट में मॉड x का ग्राफ मतलब एक तो पॉजिटिव रूट x और एक माइनस का अंडर रूट में -x। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ आनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, 13 भी आसान ही है। ठीक है, अगला एक इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा है कि x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बोला है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब सेकंड डेरिवेटिव 0, तो d2y/dx² को 0 कर देना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू में x इंटू ई की पावर -x का सेकंड डेरिवेटिव 0 करोगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो x-1, दूसरे डेरिवेटिव x-2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, हुई होगी आज। ठीक है। हम्म, अगला 15वां क्वेश्चन भी आसान सा ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक कर्वेचर y इज इक्वल टू में 1/x है और एक कर्वेचर y इज इक्वल टू में ln x है, और ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टकराते हैं। उस पॉइंट का नाम है, तो इसने कुछ बोला नहीं है। इसने कहा है कि y इज इक्वल टू 1/x है और y इज इक्वल टू ln x है, और ये x इज इक्वल टू 1 है, और आगे एक x इज इक्वल टू कहां तक खींच के गया है, a तक। x इज इक्वल टू a है। उसकी वजह से दो रीजन क्रिएट हो गए हैं
एक का नाम D1 है, एक का नाम D2 है, और D1 बराबर D2 है। इसमें जब आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, तो आप निकालिए भी मत इसको। आप एक काम कीजिए, इसे x इक्वल b मान लो, तो आपको यहां से पता चल जाएगा, क्योंकि D1 बराबर D2, इसका मतलब 1 से लेके b तक अपर कर्व 1/x माइनस लोअर कर्व ln x डॉट dx की जो वैल्यू होगी वो b से लेकर के a तक ln x माइनस 1/x के बराबर होगी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर, ठीक है, जो b होगा ना कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इश्यू नहीं पड़ेगा कि कहां से निकालें। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आएगा एक्सरसाइज 2 लेवल 1। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ कर सकता है? नॉट एज सच 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तक भी कोई तकलीफ मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी तकलीफ नहीं है, 7वें क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं है। sec x का कर्व है y इक्वल टू में, ठीक है, y इक्वल टू sec x का कर्व तो पता ही अपने को, और वो भी 1 से 2 में मांग रहा है। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 7, sec x का जो कर्वेचर होता है वो ऐसे जा रहा होता है, ये जगह का नाम होता है, ये जगह का नाम है π/2, ये जगह 0। अब y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ये होगा, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और y एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया ये रहा। तो आप जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो मेरे को लगता है इंटीग्रेशन आपको 1 से लेके 2 तक, और पीछे dy होगा, तो यहां sec इनवर्स y लगेगा, बस इसका इंटीग्रेशन आपका आंसर दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे, उसमें तो एरिया ही आपको बहुत सिंपल है, उसमें आपको एरिया जो निकालना है, ठीक है, एक तो x इंटू 1 माइनस ln x को, ठीक है, आपको रखना है 1/e। ठीक है, इसमें y इज इक्वल टू में x की जगह एक बार 1/e रखना है और एक बार x की जगह पे e रखना है। ठीक है, तो जब अपन e रखेंगे तो y की क्या वैल्यू आ रही है, e इंटू 1 माइनस ln e, है ना। x इज इक्वल टू, क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्या मेरे पास में, 1/e रखते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है 1/e, और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/ln 1/e। ठीक है, ये वैल्यूज के बीच में इंटीग्रेशन कर देना, हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवा दिया है, 11 में भी कोई इश्यू नहीं आएगा, 12 आसान है, ये भी नहीं इश्यू करेगा कोई, ये भी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवा दिया है, 15 जैसा क्वेश्चन करा दिया है। एक क्वेश्चन के अंदर ये लीस्ट एरिया मांग रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में लीस्ट एरिया मांग रहा है। y इज इक्वल टू दे रखा है x/6 प्लस 1/x², और आपको दे रखा है y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2a के बीच में बाउंडेड एरिया मिनिमम चाहिए। ठीक है ना, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप एक काम करना, a से लेकर के 2a तक x/6 प्लस 1/x² का इंटीग्रेशन कर लो, तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा x²/12 प्लस में 1/x² का माइनस 1/x, माइनस का 1/x, और लिमिट a से लेकर के 2a तक। तो जब आप 2a रखोगे तो 4a²/12 माइनस में 1/2a, और जब आप a रखोगे ना तो यहां हो जाएगा a²/12 माइनस 1/a। ठीक है, कट पिट करके कितना आ जाएगा 3a² / 12 माने a²/4। ठीक है, माइनस का 1/2a प्लस का ये मिला करके प्लस का 1/a आ जाना चाहिए आई थिंक, है ना।
प्लस का 1/2a आ जाएगा आई थिंक, है ना? गलत तो नहीं सोचेगा, यहां तक देख लेना एक बार आप, है ना? जो भी आएगा मतलब मैं एक ही टर्म में कोई आंसर आ जाएगा। अब आपको इसका मिनिमम निकालना है तो आपको करना है DA/DA, ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a/4, और इसका हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1/2a²। बस इसको इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है ना? तो बस इसको 0 करते ही आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, a/2। तो 1/2 तो अलग हो गया, a माइनस a इज इक्वल टू 1/a, माने a की वैल्यू 1 या -1 आ जाएगी, राइट है? बस आपको इसको सेकंड डेरिवेटिव पे चेक करना है। चेक कर लेंगे ना भाई, है ना? a इक्वल टू 1 पर इसका सेकंड डिफरेंशिएशन कर लेना, d2a/da²। करोगे तो कितना आ जाएगा, d2a/da² कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन a/2 का 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन 1/a² का प्लस का 2/2a³। सही है? a इज इक्वल टू 1 रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, माने मिनिमम एरिया एट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मिनिमम एट a इक्वल टू 1। ये लो, ये हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट है? यहां से मुझे नहीं लगता कोई बहुत इश्यू आएगा। अगला क्वेश्चन में मिनिमम एरिया का ही है, फिर से वो डिफरेंशिएशन करना है डेल्टा निकाल करके, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 में y इक्वल टू में e⁻x है, और y इक्वल टू में दूसरे कर्व में दे रखा है, कर्व 2 में दे रखा है e⁻a−x, राइट है? तो e⁻x का ग्राफ तो ये वाला होगा, और e⁻a−x का ग्राफ ऐसा होगा। ये पॉइंट हो जाएगा 0, e⁻a, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 1। सही है? मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये वाला कर्व y इक्वल में e⁻a−x है, और ये वाला कर्व y इक्वल में e⁻x है ना? अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, लेट S बी द पार्ट सराउंडेड बाई C1 C2 एंड y एक्सिस, माने ये वाला पार्ट। अच्छा, अब ये पॉइंट हमारे को अभी पता नहीं है, तो ये वाला पॉइंट पता करने के लिए e⁻a−x बराबर e⁻x कर देते हैं। तो a−x बराबर x, माने x इज इक्वल टू a/2 आ गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया a/2। तो मतलब मेरे से अगर आप एरिया मांगेंगे तो एरिया का नाम s है, s, ठीक है? तो 0 से लेकर के a/2 तक अपर कर्व दिख रहा है साफ साफ, e⁻a−x माइनस e⁻x। अब आप इससे आंसर निकल जाएगा आपका, s आ जाएगा तो क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाएगा, 20 करवा चुका हूं मैं, 21 भी हो गया है, ठीक है? आई थिंक एक्सरसाइज 2 लेवल 1 तक अपन लोगों ने इसका काम खत्म कर दिया, राइट है? अब अपन PYQs वगैरह लगाएंगे थोड़ा होल्ड करते हुए, राइट? आ जाते हैं वापस से अपने चैप्टर की दुनिया में, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? कल हम लोगों ने इसका थोड़ा बेस बना दिया था, और थोड़ा बेस जो है वो शायद AUC के लास्ट लेक्चर में पढ़ा, मतलब, ठीक है ना? अच्छा, नहीं साक्षी, अपन बिल्कुल टाइम पे सब चीजें खत्म करेंगे, उल्टा सबसे ज्यादा ग्रेसफुली अपनी ही खत्म होगी बेटा, ठीक है ना? हाँ, PYQ मस्त बन रहे हैं, अच्छा गुड हर्ष। चलिए, अच्छा अगला डिफरेंशियल इक्वेशन में कल के दिन पे अपन ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक बात कर दी थी, और अपन आ गए थे मेथड्स पे, है ना? और मेथड्स में पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है? हालांकि ऐसे कहना कि ये अच्छा है और वो बुरा है और ये ज्यादा अच्छा है, थोड़ा क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। सारे ही अच्छे हैं मेथड में तो, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो टाइटल के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाते हैं बुक्स में, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, है ना? थोड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? इसीलिए थोड़ा उनको देखते हुए चलना चाहिए ना। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर क्या होता है ना, ठीक है ना, हेयर वी सेपरेट, ठीक है ना, x एंड y एंड पुट देम विद dx एंड dy, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन इंटीग्रेट,
ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, ये सबको याद होगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू में कल को 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले और किसी ने कहा सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, तो सभी लोगों के दिमाग में ये बैठा होता है कि भाई सबसे पहले तो y वाले जितनी भी टर्म है वो dy के साथ भेजो और dx को x की टर्म्स के साथ लगा दो। सही है, सबसे पहले कि y के साथ में dy को भेजो और x को इसके साथ भेज के दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x। अब यहां पे tan इनवर्स sin इनवर्स और log के साथ ये रूल काम करता है कि जब भी tan इनवर्स sin इनवर्स और log का क्वेश्चन होता है ना, तो हम आंसर में सी ना लिख करके उन्हीं के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि लिखना गलत भी नहीं है। तो हम सी की जगह यहां क्या लिखते हैं, tan इनवर्स सी। बस ये हमारा क्वेश्चन फिनिश, राइट है। सेम वे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे रखा होता है dy dx इज इक्वल टू में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किसी ने कहा होता सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, dy के साथ y वाले टर्म को भेजते और dx के साथ x वाली टर्म को भेजते। आई एक्सपेक्ट की याद होगा। फिर x और y जैसे सेपरेट होते, वेरिएबल जैसे ही सेपरेट हो जाते, इंटीग्रेशन लगा देते। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता मेरे दोस्त, साइन वर्स y साइन वर्स x, क्योंकि कहानी साइन वर्स की है तो हम c की जगह साइन वर्स c लिखते हैं। बस ये हो गया क्वेश्चन फिनिश, राइट है। ये मेरा ना ख्याल है शायद सभी को याद होगा कि हाँ सर ये तो बराबर याद है ना। अच्छा, अब चलते हैं अपन फटाफट से थोड़ा बेटर क्वेश्चंस की दुनिया में। राइट, अब क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, यहां दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे दे रखा है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके दे दीजिए आप, फटाफट से हो जाएगा। हाँ एक तरह से फर्स्ट स्लाइड ही है। ओके देखो, अगर बाय द वे आपसे एक्स और वाई अगर सेपरेट हो जाए तो बेस्ट। डब्ल्यू सी क्या होता है, ये y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये नहीं पता मेरे को, ये पता है बस मेरे को कि यहां पे लिख सकते हैं y डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिख सकते हैं अपन सारे x वाले लोगों को साथ में भेजें तो यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। और ये dx आ जाएगा ऊपर और x चला जाएगा नीचे, ऐसा, और दोनों साइड लगा देते हैं इंटीग्रेशन जैसे वो सेपरेट हुए। इसका पता है कि अगर हमने नीचे वाले को t माना तो ऊपर वाला 2y dy बराबर में dt, माने y dy की जगह dt बाई 2, माने हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन डन हो गया। यहां पे हम समझदारी क्या दिखा सकते हैं, यहां पे हम दिखा सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और x को अलग कर लेते हैं, और दोनों के नीचे x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे लिखा हुआ उसका डिवाइड लगा देते हैं, राइट है, डॉट dx। ऐसा करते ही क्या होगा, इधर 1 अपॉन एक्स होगा जिसका इंटीग्रेशन विल बी ln x, इसका इंटीग्रेशन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बन जाएगा tan इनवर्स x, राइट है। उधर से हमारे पास में हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर तो बन ही रहा था, ठीक है, और प्लस में c हो जाएगा क्योंकि अब क्या, पूरी तरह ना तो ln था ना पूरी तरह tan था। बिल्कुल सही सुमित, बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत लगाई बेटा, ठीक है।
अच्छा एक और बात, सिंपल सी की जगह आप चाहें तो एल सी कभी भी लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, ये और याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस वाई इंटू में दे रखा है डी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। साथ में दे रखा है कि इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन y पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या चीज है वो भी बताता हूं, देखो, ठीक है। पहला काम, यहां तक की बात अगर पकड़ में आई तो देखो, अगर पुराना कुछ याद है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। देखो जरा क्वेश्चन में पहली कोशिश तो ये कि भाई x वाले भैया सारे dx के साथ चले जाओ और y वाले सारे लोग अलग चले जाओ। तो यहां से अगर देखा जाए तो मैं इसे देख सकता हूं कि माइनस का cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसा लिखा जा सकता था, ठीक है, और इधर मैं dy अपॉन 1 प्लस वाई को यहीं छोड़ सकता था, ठीक है ना, ऐसा। अब क्या करा जा सकता है, सारे y अलग सारे x अलग होने के बाद इंटीग्रेशन जिंदाबाद। इसका इंटीग्रेशन तो साफ पता है ln 1 प्लस वाई बनेगा क्योंकि ये लीनियर फंक्शन की तरह व्यवहार करेगा। माइनस इसको अगर मैंने t माना 2 प्लस साइन एक्स को तो उसका डेरिवेटिव cos x dx हो जाएगा, तो dt बाई टी का ln t, तो ln 2 प्लस साइन एक्स। क्या अब दोनों तरफ log ही log है? हाँ, ये भी ln है ये भी ln है, तो c की जगह हम ln c लिखेंगे, पहला काम खत्म, ठीक है ना। अच्छा इसे हम चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू में, ठीक है ना, इसे लिख सकते हैं c अपॉन में 2 प्लस साइन एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं लॉग को हटा के देखूंगा ना तो ये आएगा। अच्छा जब हमारे पास में y की टर्म में अपने आंसर्स आने लग जाते हैं ना, तो y की टर्म में आंसर जो आते हैं उन्हें हम y इक्वल टू एफ एक्स से ना दिखा करके y इक्वल टू वाई एक्स से दिखाते हैं। देखो नॉर्मली y में आंसर आता है तो हम कहते हैं y, हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमारे पास फंक्शन y x की टर्म में आया जरूर है, लेकिन हम उसे y को एफ एक्स ना बोल करके y को वाई एक्स बोलते हैं इस चैप्टर में। अच्छा जो y को वाई एक्स आंसर जो आया वो जनरल सॉल्यूशन है, ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्यों जनरल सॉल्यूशन है? क्योंकि इसमें c की वैल्यू बदल सकती है, तो ये जनरलाइज्ड है, अभी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। हाँ अब उसने आगे बोला है कि जब आपका पहला काम हो जाए तो सेकंड चीज उसने ड्रॉप करिए कि y0 इज इक्वल टू 1 है, y0 इक्वल टू 1 है। अब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा आपका x की जगह पे 0 बैठा हुआ है और बाहर y की जगह 1 बैठा हुआ है। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 उठा करके अपने आंसर में पुट करोगे जो कि जनरल सॉल्यूशन है, तो आपको पता चलेगा वो एक c की कोई खास वैल्यू दे देगा। अब c की खास वैल्यू दे देगा तो जनरल सॉल्यूशन विल बिकम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अब जब ये दे देता है ना, इस तरह की कोई चीज देता है तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बदल जाती है। तो आप जैसे इसको यहां पुट करोगे तो यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू में c अपॉन में 2 प्लस साइन 0, राइट है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4, c की वैल्यू 4 आ गई। अब c की वैल्यू 4 आप उठा करके यहां रख दो वापस से, इसीलिए अब आप कह सकते हो कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, राइट है। अच्छा ये काम खत्म हो गया। अब दूसरी बात पे आ जाओ, अगली एक और बात छेड़ रही है, कहता है y पाई बाई 2 बताओ भाई, ठीक है। तो अब आपका तीसरा काम चालू हुआ कि y पाई बाई 2 क्या है। मैंने कहा था ना कि ये क्या है, इसको मतलब आप इसको y को वाई एक्स से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा आपको x की जगह पाई बाई 2 रख के y निकालना है। तो अब आप x की जगह जैसे ही पाई बाई 2 रखोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। सही है भाई, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये 3 4 बाई 3 बन गया। तो y की वैल्यू आपके पास में आ रही है 1 बाई 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 बाई 3 इज योर आंसर। बिल्कुल यश, शुभम, सिमरन, प्रज्ञा, ठीक है, सभी का आंसर एकदम सही गया है, ठीक है, नो डाउट। सभी बच्चे एकदम बराबर आंसर दिए और जबरदस्त आंसर दिए। तो पहली चीज ये है कि हम इन्हें कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने इसमें 2-4 नए वर्ड बोले, जनरल सॉल्यूशन, जैसे सी की वैल्यू आ जाए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये सबको सॉल्व करना इज नोन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इन सबको सॉल्व करने का नाम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। अब अपन आगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की बेस में है ना, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। अच्छा अब जैसे ही हमारे पास में हमारे हाथ में ये लगा, चलो थोड़ा और देख लेते हैं।
ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट बाय ग्राफ द इनिशियल represent by graph the initial value problem, ठीक है, कैपिटल dy इज इक्वल टू 100 माइनस y, ठीक है, वेयर y0 इज इक्वल टू 50, ठीक है, वेयर y0 इज इक्वल टू 50, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है हर हालत में, ठीक है। अब जरा यहां पे देखिएगा, ये क्या चीज है सर, dy क्या चीज है, dy का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव माने dy dx, हाँ ये dy dx मांग रहा है, ये कह रहा है dy by dx जो है वो हम आपको 100 माइनस y दे रहे हैं, आप हमें फंक्शन निकाल के उसका ग्राफ बनाओ। निकल लो, करते हैं भाई, कैसे करना है। सबसे पहले y वाले लोगों को एक पार्ट में भेज दो, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन में 100 माइनस y इज इक्वल टू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये लीनियर फंक्शन है, इसका आंसर 1 अपॉन x ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा ln 100 माइनस y, फिर इसका डेरिवेटिव -1, उसका भाग लगने से माइनस आ गया, इधर अपने पास आ गया x प्लस c। क्या कहते हो आप, सही है ना, अपने पास में क्वेश्चन ये बन गया, करेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास में ये जो भी आंसर आया, ये आंसर आया जनरल सॉल्यूशन। इसने आगे बोला है y0 50 है, तो अब हमारा यहां से दूसरा स्टेप चालू हुआ, ये y इक्वल टू yx बना। अब y0 इज इक्वल टू 50 का मतलब होता है कि मुझे x की जगह 0 और y की जगह 50 रखना है, राइट है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है, माइनस ln 100 माइनस y माने 50, सही है भाई, 100 माइनस 50 इज 50, ठीक है, इज इक्वल टू में x की जगह 0 प्लस c, माने c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ln 50। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर था माइनस ln 100 माइनस y इज इक्वल टू x माइनस ln 50। ln 50 को उधर ले जाओ, ln में हो जाएगा 50 अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू x, ये बन गया साहब इतना। अब मेरा काम है, मेरे को तो ग्राफ चाहिए, किसका, फंक्शन का चाहिए। फंक्शन अभी भी बाउंडेड है क्योंकि y नहीं आ रहा मेरे सामने, तो y को हटाने के लिए ln को हटाया, ये e की पावर x बन गया, तो हमारे पास बन जाएगा 50 बटा 100 माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x, करेक्ट। इसे मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 100 माइनस y अपॉन 50 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, राइट है। थोड़ी सी देर के अंदर मैं इसको लिख सकता हूं 100 माइनस y बराबर 50 की पावर माइनस x, सही है। फिर मैं और अच्छे से अगर जमा के लिखना चाहूं तो मेरे को दिख रहा है y की वैल्यू आ गई, फाइनली मेरे पास y आ गया 100 माइनस 50 e पावर माइनस x, ये मेरे पास आया साहब फंक्शन। और अब मैं बना सकता हूं मस्त ग्राफ। अब ग्राफ बनाते समय आपके डिटेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा उसे सही कर दूं। e की पावर माइनस x का ग्राफ, सर ये वाला, करेक्ट। इस पॉइंट का नाम सर 0,1, सर इसके आगे अगर -50 हो, ठीक है, तो उससे पहले की इसकी बात करें, मैं पहले इसकी बात करता हूं। y इक्वल टू 50 e की पावर माइनस x का ग्राफ, y इक्वल टू 50 e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा कैसा बनेगा, बस ये वाला पॉइंट उछल करके 0,50 पे पहुंच जाएगा क्योंकि 50 गुना बढ़ गया, राइट है। इसमें गलती क्या कर सकते हो, गलती इकलौती ये कर सकते हो कि आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि जब आप आगे बढ़ोगे तो x की जगह इनफाइनाइट रखने पर, x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ रही है, माने ये 0 को टच कर रहा है, 50 ऊपर नहीं चला गया है, ये इसका ये पॉइंट 50 टाइम्स अप हो गया, हर पॉइंट 50 टाइम्स हो गया, लेकिन 0 पे इनफाइनाइट पे जाकर के ये 0 को टच कर रहा है। लेकिन सर इसके आगे तो माइनस है, हाँ माइनस है तो ये खुद का रिफ्लेक्शन लगा देगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये y इक्वल टू -50 e की पावर माइनस x हो गया। अब इसके आगे तो सर प्लस का 100 है, तो अपन क्या करेंगे, अब ये पॉइंट हमारा हो चुका है 0, -50। अब आपने मेरे से मांगा y इज इक्वल टू 100 -50 e की पावर माइनस x, तो फाइनली अगर मेरे से कोई इसका ग्राफ मांगेगा तो मैं इसको 100 ऊपर करूंगा, माने ये जो लाइन जो y इक्वल टू 0 पे थी ना,
ये y इक्वल टू 100 पे लगाऊंगा, और ये अक्सर लोगों से गलती होती है, y इक्वल टू 50 बोलते हैं वो, तो y इक्वल टू 100 पे लगाऊंगा क्योंकि 100 ऊपर कर दिया मैंने इसको, इसके तकत के साथ 100 ऊपर कर दिया। 100 ऊपर करने पे ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये टच तो रहेगा, लेकिन ये यहां से काटता हो जाएगा और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0, अब आप सोचो, नवजोत का आंसर बिल्कुल सही है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोचो, सोच लेंगे। बिल्कुल सही, आशीष, मेहुल, दीपक, अमन, अविनाश, अनिमेश, पीयूष, आयुष, मंजीत, सभी के आंसर एकदम बराबर है, 0,50। बिल्कुल सही बात है, 0,50 धड़ाधड़। ठीक है, तो देखो इतनी बात अपने को पकड़ में आ गई। वाह, प्रदीप, रोशन, सभी का आंसर बराबर गए। तो देखो ये तो बहुत बेसिक बात है कि अपने को इस तरह की चीजों को सीखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। एक बात, अब चलते हैं इसी के आगे। रेडी? अब हमारा जिससे आमना सामना हो गया वो चीज बड़ी मस्त थी, वो थी dy। इस पे भी एक और बात हो जाए। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर विच y इक्वल टू e टू द पावर mx इज सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, d3y माइनस में 3d2y माइनस में 4dy इक्वल टू dy प्लस 12y प्लस 12y इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब अपने को यहां के आगे चलना है। यहां की बात करें तो अब देखो, ये देखो अभी अभी अपन ने सीखा था कि सर dy जो था वो फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो ये d2y क्या है, ये d2y आपको बेवकूफ बनाने की कला है। d2y सेकेंड डेरिवेटिव, d3y, ठीक है, ये थर्ड डेरिवेटिव। अच्छा ऐसा, एग्जैक्टली तो अपने को किसका डेरिवेटिव चाहिए? देखो y इक्वल टू में e की पावर mx अगर है तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो e की पावर mx और mx का m ये होगा। अगर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव में m साइलेंट रहेगा, e की पावर mx का e की पावर mx और mx का m दोबारा आएगा तो m स्क्वायर दिखेगा। इसी तरह से अगर आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, तो d क्यूब y की वैल्यू निकलेगी m क्यूब e की पावर mx। और ये जो चीजें आपने इकट्ठी करी ना, इन्हें आप इसमें रख दो इस इक्वेशन में, तो d3y की जगह जब मैं रखूंगा तो इट विल बी m क्यूब e की पावर mx माइनस 3m स्क्वायर e की पावर mx, ठीक है, माइनस में 4m e की पावर mx और प्लस में 12 e की पावर mx इक्वल टू 0। राइट है? अब बताइए आपका आंसर निकाल देंगे, अपना आंसर बना लीजिए फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड सुमित, क्या बात है, -223, बहुत बढ़िया खेल गए। हाँ भाई, 3 to 4। अच्छा देखो, आप जिन जिन लोगों ने अपनी तरफ से आंसर बनाए उनको इतना तो कंफर्म था कि इसके बाद सॉल्यूशन करने के लिए करना क्या है, e की पावर mx कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बच रहा है m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, जिसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक क्यूबिक फंक्शन है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो 0 दे नहीं सकता, तो इसमें तो 0 दिया नहीं है, तो जरूर क्यूबिक ने 0 दिया है, तो इसका मतलब अगली लाइन में m क्यूब माइनस में 3m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 12 बराबर 0 लिखोगे। यहां से साफ पता चलता है इन दोनों में से -4 कॉमन आ जाएगा,
और यहां बचेगा m-3। इन दोनों में से m² कॉमन आ जाएगा, बचेगा m-3। तो आपके पास में आपको अगर स्ट्राइक कर गया तो m-3 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है m² - 4। m² - 4 का मतलब m-2 m+2 इक्वल टू 0। इससे आपके पास में m की 3 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 2, एक आ रही है 3, एक आ रही है -2। बट द पॉइंट इज कि हमारे को पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m 3 ना होकर के आंसर आ रहा है 2। क्यों क्यों क्यों? 2 ही आंसर क्यों आ रहे हैं सर? यहां तो 3 आंसर आ रहे हैं। नहीं, ये आंसर काम नहीं करेगा क्योंकि m नेचुरल नंबर है, इसीलिए सिर्फ 2 और 3 ही काम करेगा। राइट है, तो आंसर विल बी 2,3 ओनली। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें इसका कोई बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, लेकिन हाँ ठीक है, वो थोड़ा लास्ट में थोड़ा ट्रिकी खेल गया। ठीक है, ये काम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप समझ के चल लो कि भाई ये क्वेश्चंस तो अपने को अभी से बना के रख लेने। राइट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पॉपुलेशन PT at time t of certain mouse species satisfies differential equation dpt by dt is equal to 0.5 pt minus 450 if p0 is equal to 850, then time at which population becomes 0 is क्वेश्चन मार्क। राइट है, किसी खास समय पीटी पर, ठीक है, किसी खास समय पीटी पर चूहों की जो जनसंख्या है वो इस डीपीटी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर रही है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने P0 बराबर 850 भी दे दिया है। तो बताइए कोई ऐसा समय भी तो रहा होगा जब पॉपुलेशन 0 होगी। ये सब नहीं पता, लेकिन इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसे dy/dt लिखें तो सुंदर दिखेगा। इसका मतलब सर पीटी को y माना, हाँ तो फिर सर ये भी y होगा। हाँ, ये मेरे को y/2 दिख रहा है और माइनस में 450 दिख रहा है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सर मुझे ये dy/dt इज इक्वल टू y - 900/2 दिख रहा है। अब आपको पता है y वाले अगर अलग हो सकते हैं तो अलग कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 2dy/y - 900 इज इक्वल टू dt, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये तो लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ln 9 - 100 और वो भी मॉडुलस के साथ। ठीक है, बाहर 2 होगा और इधर t + c बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि फाइनली अभी तक हमारे पास में जो आंसर आ रहा है 2 ln mod pt - 900 इज इक्वल टू t + c आ रहा है, ये आ गया अपना। अच्छा, अब ये जो भी क्वेश्चन है इसमें अगला कह रहा है कि P0 बराबर इतना, मतलब किसी टाइम 0 पर जहां ये सारी कैलकुलेशन अचानक से लोगों ने तय किया कि भाई चलो चूहे गिनते हैं, ठीक है ना। जिस मोमेंट ये सब खेल चालू हुआ था उस टाइम पे 850 चूहे निकले थे, माने P0 बराबर में 850 है। इसका मतलब 2 ln P0 की जगह 850 माइनस 900 इज इक्वल टू 0 + c, माने मेरे c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 ln 50।
ये मेरी आ गई 2ln50। ठीक है ना। उम्मीद है आप में से किसी को ये तो स्ट्राइक कर ही रहा होगा कि भाई पीटी को देख के हम थोड़ा अनकंफर्टेबल थे तो हमने वही माना था। ठीक है ना। सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू को करते क्या है, रखते हैं सर वापस, तो रख देते हैं। ठीक है, तो अपने लिख दिया इसको 2ln, मतलब ये अपना, अब यहां से सी की वैल्यू रखते पार्टिकुलर में जा रहे हैं, 2ln pt माइनस 900 का मॉड इज इक्वल टू टी प्लस ln 2ln 50। ये मेरा बन गया भाई कहानी। अच्छा, अब ये चाह रहा है कि किसी टाइम पे पॉपुलेशन ही जीरो हो जाए, पॉपुलेशन ही जीरो हो जाए। तो अब ये तीसरा स्टेप, पॉपुलेशन जीरो का मतलब क्या होता है सर, पॉपुलेशन ही जीरो हो जाए, इसका सीधा मतलब होता है कि आपका पीटी ही जीरो हो जाए, पीटी जीरो नहीं, पीटी ही जीरो हो जाए। अब पीटी ही जीरो हो जाए, पॉपुलेशन ही अगर जीरो हो गई, तो सर ये तो 2ln सिर्फ माइनस का 900 रह जाएगा, इजिकल टू टी प्लस 2ln 50 हो जाएगा। हाँ, और टी की वैल्यू अब निकल जाएगी 2ln 900 बाई 50। समझने वाला समझ जाएगा क्यों, कैसे, क्या। तो आंसर हो जाएगा 2ln 18। माने जब भी 2ln 18 होगा टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा, पॉपुलेशन जीरो पड़ जाएगी। राइट है। आई एक्सपेक्ट कि अब आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन से बनने वाले वो क्वेश्चन देखने लग गए हैं जिन्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, और वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे कभी, अभी पिछले सालों से तो नहीं कर रहे वो लोग इस तरह का यूज, लेकिन फिर भी किसी टाइम पे लगातार 3-4 साल तक एक जैसा बम्बारमेंट किया है ना मेंस ने, और इस तरह के क्वेश्चंस काम में लाए हैं। ठीक है, और मिक्सचर प्रॉब्लम करके कई ऐसी प्रॉब्लम्स पुराने जमाने में 90s के टाइम में पिलाई जाती थी, जो कि थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री को हेल्प भी करती होंगी, या फिजिकल केमिस्ट्री से हमारी तरफ बोरोड थी। ठीक है, और आपको तो पता ही है मैथ्स वालों का हाथ तंग हो जाता है कई बार। है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो हुए कि इस तरह के क्वेश्चंस पे भी नजर रख के खेलना ही है अपने को तो। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चंस में हम अभी तक वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर बात कर रहे हैं, और वेरिएबल सेपरेबल में हम लोगों ने बेस बनाना चालू कर दिया है। राइट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फंक्शन, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग, फंक्शन सेटिस्फाइंग, सामने से दे रहा है एफ स्क्वायर एक्स, प्लस में दे रखा है 4f डैश एक्स इंटू एफ एक्स, प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चंस भी दे करके सामने वाले को बहुत अच्छे से चमका सकता है। ठीक है। क्या उम्मीद है किसी को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कहीं पे कि सर ये मॉडुलस क्यों आया है, और मॉडुलस की वजह से सर यहां माइनस का 50 होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसे खेल नहीं खेलना है ना। अब जरा देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। मतलब मुझे इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि आपको बहुत डरावना लगेगा। फंक्शन एफ एक्स को वाई मान लो, तो वाई स्क्वायर दे रखा है, और वाई डीवा बाई डी एक्स दे रखा है, और प्लस में ये डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 0। इसके आगे कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे कैसे करेंगे, तो बस समझने वाली समझ जाओगे आप कि सर डीवा बाई डी एक्स में क्वाड्रेटिक ले गए, डीवा बाई डी एक्स में क्वाड्रेटिक देख रहा हूं मैं तो इसमें, वैसे तो वाई में भी क्वाड्रेटिक है लेकिन मैंने डीवा डी एक्स में देखा, तो डीवा डी एक्स में क्वाड्रेटिक देखने के बाद मैंने लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर हो जाएगा 1, सी की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे 2, तो माइनस का 4y प्लस माइनस अंडर रूट में 12y स्क्वायर इज 2√3y अपॉन 2। सही है। तो अपने पास में रह जाएगा y तो आ जाएगा कॉमन, अंदर ही हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2√3। सही है। ये हमारा आ गया डीवा बाई डी एक्स, और इससे दो हिस्सों में कहानी बट गई। एक कहानी में हो गया डीवा बाई डी एक्स, क्या ये 2 भी कट जाएगा, हाँ, तो यहां पे डीवा बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा
-2 प्लस √3y एक, और एक हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2 प्लस √3y। सही है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अगली लाइन में अपन लिख लेंगे dy अपॉन में -2 प्लस √3y इधर इज इक्वल टू dx, और यहां पे भी लिख लेंगे dy अपॉन -2 प्लस √3y इज इक्वल टू dx, और दोनों साइड लगा देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाते ही माइनस में 1 अपॉन माइनस में नहीं 1 अपॉन माइनस के अंदर 2 प्लस √3 आ जाएगा बाहर, और यहां हो जाएगा ln y इज इक्वल टू x प्लस सी। आगे तो आप निकाल ही लोगे, और यहां से हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस √3 ln y इज इक्वल टू x प्लस सी। और दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का नेगेटिव नहीं रहेगा, डोंट वरी। ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 1/y का ln y लगा लिया। ठीक है, ये तो अपना बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है कि अब अच्छा अपने को सीरीधराचार्य की तरफ भी धक्का दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है, व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम क्या है। हर तरह के क्वेश्चन जिनके अंदर भी वो आपको डरा सकता है ना, वो खेलेगा, वो आपके साथ में हर तरह के क्वेश्चन के साथ खेलेगा। ठीक है, याद रख लेना भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से एक क्वेश्चन करके बताना। इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 3,4 satisfying डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, y dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई dy/dx माइनस x इज इक्वल टू 0 कैन बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फटाफट से ट्राई कर लें आप, है ना। ठीक है, फटाफट से ये क्वेश्चन फटाफट से ट्राई कर लें। पिछले चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, मेरा इंतजार करें, थोड़ा बहुत आप करके रख लें, थोड़ा बहुत मिलके कर लेंगे। हाँ लगभग कम से कम नहीं करते भी कोई 10 चैप्टर 8 चैप्टर तो कर ही देंगे अपन। रिवीजन क्या कराएंगे, विजन रिवीजन सब करवा दूंगा मैं। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ हर्ष, मेरा ज्यादा ख्याल है मैथ्स इसी की वजह से अटकी हुई है बेटा तेरी, बाकी तो सब जगह हो गया तेरा डन, है ना। हाँ भाई हुआ ये वाला क्वेश्चन। देखो आप जरा जिन्होंने भी अपनी तरह से आंसर बनाने की कोशिश करी होगी उनको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यार ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। तो -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ac। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना 2y, यहां से हो जाएगा माइनस में x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस यहां से हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर के कारण से x प्लस वाई आ जाएगा। राइट है, अपॉन में कितना 2y हो जाएगा। अब यहां से दो केस बता देते हैं अपन। एक dy/dx इज इक्वल टू में ले लेते हैं माइनस एक्स प्लस का y। जब मैं पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूं तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अपॉन में 2y।
एक मैं जब नेगेटिव का केस लूंगा ना तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का y, और यहां से माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2y, ये केस बनता है ना। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो 1 ही हो गया, तो -1 होने की वजह से यहां से दिखेगा dy इज इक्वल टू माइनस का dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन से y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो कि 3,4 से जब गुजरेगा तो c की वैल्यू 7 दिख रही है मेरे को, क्या क्या +1 आ जाएगा मेरा, ओके सॉरी +1 आ रहा है, सही बात है, मेरे को ये माइनस दिख गया था बाहर, ठीक है। तो यहां पे प्लस का x प्लस सी हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, करेक्ट। एक आंसर तो बराबर है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, दूसरे आंसर के लिए क्या करा जाए, दूसरे आंसर के लिए y काट देते हैं ना, यहां से देखा जाए तो यहां से हो जाएगा माइनस का x बाय वाई, यही होगा। और ऐसा होते ही मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, मेरा दिमाग तो मुझे ही कह रहा है, जिसमें अगर अपन ने 3,4 रख दिया तो अपना आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ये मेरा दो आंसर हो जाएंगे। मैंने इसका अगर कोई पूछेगा ना आंसर क्या है, तो मैं आंसर में ये आंसर ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट कैन बी अ लाइन, माने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और अ सर्कल। ये मेरे दो आंसर्स होंगे, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, राइट है, ऐसे है ना, दो आंसर्स कर देंगे अपन, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो थोड़े से बुरे लगने वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड कर्व नॉट पासिंग थ्रू origin, ठीक है, such that length of normal at point P on the curve। अच्छा, अब यहीं पे ये चीज बताने के लिए कि लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात चली ना, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, यही बताने के लिए क्वेश्चन लिया था मैंने, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P ऑन द कर्व इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ P। ठीक है, अब इसमें देखो दो नए शब्द सुनने को मिले, ठीक है ना, इसमें दो नए शब्द सुनने को, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से दो नए शब्द सुनने को मिले, एक तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, हालांकि ये सब अपन लोगों ने एओडी में सुना था, लेकिन एक रेडियस वेक्टर करके एक नया पंगा और सुना। ये रेडियस वेक्टर क्या है ना, रेडियस वेक्टर तभी क्रिएट होता है जब कर्व जो होता है ना वो ओरिजिन से दूर दूर से चला जाए। जैसे सपोज ये कर्वेचर है, ठीक है ना, ये कर्वेचर है तो हमने बताया यहां पे ये टेंजेंट होगा और ये नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P है जहां पे सारी कहानी गढ़ी गई, जिसका नाम x, y है, ठीक है। अगर ये x, y है ना, तो ये जगह से लेकर के और ये जगह पे है ना, जैसे इसको अपन Q नाम देते हैं, तो जो PQ है ना, ये अपना लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाता है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अच्छा, अगर किसी भी, मतलब इस पूरे कर्वेचर पे करोड़ों पॉइंट है, उनमें से किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से अगर अपन जोड़ेंगे ना, तो जो ओरिजिन से जोड़ने पर जो लाइन बनती है वो रेडियस वेक्टर कहलाती है। तो ये आपका रेडियस वेक्टर है, याद रखना। अब ये रेडियस वेक्टर क्या चीज होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट अगर x, y है तो ये दूरी आपकी x होगी और ये दूरी आपकी y होगी। तो रेडियस वेक्टर जो होता है दैट इज अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माने इसकी ये लंबाई का नाम रेडियस वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो रेडियस वेक्टर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा आगे की चीज है, मतलब हो सकता है इंजीनियरिंग वगैरह में आपके काम आ जाए, तो बस आप सिर्फ याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार इस तरह की लैंग्वेज आएगी और आप चकरा जाओगे, ये तो सुना ही नहीं, तो बस सुनाने के लिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब क्वेश्चन वाला कितना क्लियर बोल रहा है कि नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इसके बराबर है, माने क्वेश्चन की नजर में y अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर जो होगा वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ये दिया है। अच्छा, अगर ये दे रखा है तो क्या करा जाए, व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या करें अपन, अगला क्या करें, इसके बाद क्या करें बता।
स्क्वायरिंग, एग्जैक्टली। अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायरिंग करते ही तो यहां तो सर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर काट देता हूं, तो अपने पास में डीवा बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना निकल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। सही बात है ना। इसका मतलब डी ओवर डी एक्स के कितने आंसर आ रहे हैं, दो, एक बार एक्स बाई वाई और एक बार एग्जैक्टली माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है ना। एक आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करता हूं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। राइट है। तो एक आंसर बन रहा है हाइपरबोला और एक आंसर बन रहा है सर्कल। माने ऐसे जो दो कर्व जिनमें लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस वेक्टर के बराबर होती है वो होते हैं हाइपरबोला और सर्कल। ठीक है, वो होते हैं हाइपरबोला और सर्कल। ये ध्यान रखना भाई, कुछ दो नए शब्द आपके लिए जुड़े, आपकी डिक्शनरी में ऐड करना। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। हो गई वापस से, है ना, डोंट वरी। अब जैसे ऐसा होगा तो अपने पास में क्या चॉइस है वो देखते हैं, है ना भाई। यहां तक की तो बात समझ में आई गई होगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद ये कर सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर डीवा बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में एक्स वाई। ज्यादा से ज्यादा क्या क्या करा जा सकता है वो सोच रहे हैं। एक्स एक्स काट सकते हैं सर, बिल्कुल। अब अलग अलग कर सकते हैं क्या, अगर अलग अलग करते हैं तो क्या करें, डी एक्स बाई एक्स करके उधर भेज देते हैं, सही है, और इधर डीवा बाई वाई कर दें, सही है। इंटीग्रेशन करते ही सबको पता है, दिखने लग गया एल एन एक्स इज इक्वल टू में एल एन सी वाई, सी एक्स बनना चाहते हो वाई इज इक्वल टू में यू, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से सी की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अपने से कोई ना कोई चमत्कार हो गया क्या क्वेश्चन के दौरान। हाँ हुआ है ना, देखो ये देखो 2xy उधर गया तो माइनस का xy होगा ना, सही है। तो यहां पे माइनस बनेगा, यहां भी माइनस बनेगा, और यहां पे माइनस बनते ही कहानी बदल जाएगी, मजा आ जाएगा अब तो, है ना। हाँ, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से अपने पास में कर्वेचर हो जाएगा कितना, अब वैसे पता है मजा आता मैं सी को उधर ही रखता, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन मैं यही चीज अगर बाय द वे ऐसा बोलूं कि भाई आपको इस तरह के माहौल में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सी किधर होगा, आप तो सिर्फ खेलो तो सही रहेगा। ठीक है, अब अपन रखते हैं इसे 2,3 से पास आउट कराते हैं, तो 2,3 से पास आउट कराते हैं 1/3, 1/2 और 1 ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं सी की वैल्यू में वाई को नीचे भेज, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, सी इज आ गया 1/6। अगर सी की वैल्यू 1/6 आ गई तो हम बोलेंगे 1/x इज इक्वल टू में y/6, ऐसा। इसका मतलब xy इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। ये आंसर हो गया। ठीक है, हम भी रुक गए थे, हमने कुछ करा ही नहीं, जहां पे क्लास रुकी वहीं मैं रुक गया खुद भी। ठीक है ना, हाँ क्लास के रुकते मैं भी रुक गया था, बिल्कुल। मैं दोबारा बता देता हूं फिर भी, है ना। देखो हमने क्या किया, वाई एक्स की जगह वाई ले लिया, इतना आप भी ऐसे मार्क कर देना अपने नोट्स में कि सर ने वाई एक्स की जगह वाई लिया है। फिर मैंने डिफरेंशिएशन करा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन वेरिएबल लिमिट थी। ठीक है, और वैसे भी वाई टी अंदर फंसा था तो आंसर बनेगा ही नहीं इंटीग्रेशन के साथ, तो वाई टी का डिफरेंशिएशन करा न्यूटन लेबनीज से, तो ये आया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब वाई एक्स की जगह मैंने फिर से वाई लिखा है, क्योंकि वाई एक्स बराबर वाई मैं आपको बता चुका हूं। ये जो 2xy है ना, इसको ऐसे कैसा लिखा, फिर इसको उधर भेजा तो माइनस का xy रह जाएगा, एक्स से एक्स काट देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में डीवा बाई डी एक्स को सॉल्व करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं, 2,3 रख के वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए कि भाई अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सही यूज है न्यूटन लेबनीज का। कोई न्यूटन लेबनीज वहीं जहां टाइटल है उसके अंदर ही आती है, ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जैसे बोला था ना, 12th पासिंग भरेंगे उसमें दोनों लगेंगे, दोनों। मैंने एक वीडियो डाला था इसको लेकर के, बहुत दिवाली में बच्चों ने मतलब झड़ी लगा दी थी। ठीक है, कि सर ये हमारे से गलती होगी, वो गलती है, तो गलती होगी तो यार कोई बात नहीं है, कई चीजें चलती हैं। आपसे पैसा ले लिया ना उसने, फिर एग्जाम में बैठाएगा वैसे तो वो, ठीक है, फिर भी आप अपनी तरफ से करेक्शन विंडो का वेट करें। अब तो एफएक्यू आ गए उनके, ठीक है, करेक्शन विंडो के लिए बात हो ही रही है। एक कल किसी बच्चे ने पूछा, सर मेरे तो कोटा सेंटर ही नहीं आ रहा कोटा सेंटर ही नहीं आ रहा, मैं बहुत ट्राई करा। अब मैं चकरा गया, मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोटा सेंटर ही नहीं दे रहा हूं। बहुत दिमाग लगाया, फिर मेरे को एक मस्त बात समझ में आई। ठीक है,
कि जो बंदा था वो यूपी का था, उसने क्या करा, करंट एड्रेस भी यूपी डाला था और परमानेंट एड्रेस भी यूपी का डाला था, तो कोटा कहां दिखाएगा वो? जब आप दोनों ही एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों ही अगर यूपी के दिखाओगे तो कोटा दिखाएगा नहीं, वो तो आपके आसपास के एरिया दिखाएगा ना। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, पता है, हमको क्लिक नहीं करता। 3 वीडियोस, हाँ मैंने करा भाई, अब क्या करता भाई, मेरे मेरे पास में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं अपने पास में घरों में, तो उसके अंदर अपन जितना अपलोड कर सकते हैं कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो सेंटर ही नहीं होगा तो बात अलग है, लेकिन कोटा तो सेंटर भी है, तब भी नहीं दिखा रहा था, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर बाय द वे 12th की मार्कशीट अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी, वैसे पासिंग लिखेंगे, पासिंग लिखते टाइम पे वैसे अभी कोई मार्कशीट नहीं मांग रहा। पेमेंट रिफंड को लेकर के कोई रिफंड, मतलब क्या ये क्या लाइन हुई, पेमेंट रिफंड, क्या ये क्या लाइन हुई, पेमेंट रिफंड है? एक बच्चे ने 2 बार भर दिया है पैसा, ठीक है, एक बच्चे ने 2 बार पैसा भर दिया, पता है, पहली बार है उसका रिफंड नहीं बैठा, ठीक है, उसका वो पैसा नहीं गया था, तो उसने दूसरी बार भर दिया, कहता अब क्या करूं? अरे कुछ मत कर, जान दे तू, अब तो तेरे पास क्या चॉइस है? हाँ, जब 2 बार भर दिया, अरे सामने वाले लिया कैसे, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आया। जब आपने एक बार फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, एक बार अगर आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते ही आपने पैसा जमा कराया, ठीक है, अब उसमें क्या इश्यू है, उसमें उसने फोन करा तो वो कहते हैं एक बार और भर दो, ठीक है, उसने एक बार और भर दिया, और जब भर दिया तो उसके बाद में बच्चा बच्चा है ना, ये कह रहा है कि सर उधर से, वो सामने वाले कह रहे हैं अब ये जो पैसा दूसरी बार का पैसा है ना, अगर ये गलत होगा तो आपके एग्जामिनेशन के बाद आएगा, तब तो उसको माँ बाप से गालियां खानी है, ठीक है। सर मेरे दोस्त का पैसा कट गए, बट नहीं नहीं कंप्लीट तो हो गया होगा, वो तो मैंने बोला ना, वो देते नहीं है कई बार धोखे से। हिंदी मीडियम, अच्छा, बहुत तुम ही मतलब समझदार बैठे हो तुम, हाँ, धोखे से हिंदी मीडियम भर दिया। अब दो हिंदी मीडियम एग्जाम। जाओ मस्ती करो। स्कूल हिंदी मीडियम भरा होगा, हाँ, पेपर इंग्लिश में आएगा, हाँ तो क्या तकलीफ है, अच्छा है। ओबीसी का 900 ही क्यों ले रहा है? अरे तुमने अब अगर भाई दे, तुम अगर अपनी तरफ से बोलोगे कि मैं ओबीसी हूं तो 900 लेगा, वो तो जब आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे ना, तब वो आपसे पूछेगा कि दिखाओ भाई, तुमने तो 900 रुपए में एग्जाम दे दिया, अब लाओ फॉर्म, ठीक है। अभी कुछ नहीं कहेगा वो, नहीं साइबर वाला तो ले लिया, साइबर वाला लेता ना तो दिखता है यार, बच्चे मतलब बच्चे तो नजर गड़ा के रहते हैं, उनको पता है, ठीक है। हाँ ये सब छोटी मोटी चीजों को लेकर के बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये सही है सर, मैं तो लास्ट में मरूंगा, लास्ट डेट मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, इतने इतने समझदार भी मत बनो भाई, ठीक है। फाइंड एफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, F0 इज इक्वल टू 0 और F1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे बोल रहा है बाउंडिंग अ कर्वेचर ट्रेपेजॉइड, कर्वेचर ट्रेपेजॉइड with base 0, x such that area bounded by बातों में रह जाएंगे अपन, y इक्वल टू एफ एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस and variable ordinate is directly proportional to fx to the power n plus 1 where n belongs to natural number.
हाँ चलेगा, कोई नहीं, है ना। अभी नहीं, अभी अभी कुछ भी नहीं, अपन बातें करेंगे ना तो फिर रह जाएगा देख। और अभी वैसे भी आपके वो आपका मुंह बंद कर दिया गया होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा यहां देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक फंक्शन के बारे में बात करो, ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब फंक्शन का ग्राफ पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। फंक्शन जीरो पर है। आगे बोल रहा है बाउंडिंग है कर्वेचर ट्रेपेजॉइड। देखो ट्रेपेजॉइड का मतलब, ट्रेपेजॉइड में इतना तो पकड़ में आता है कि ट्रेपेजियम वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब प्योरली ट्रेपेजियम नहीं है ना, लेकिन कर्वेचर है, तो अब ये कैसा बनेगा ना, वो इससे कुछ बनेगा देखो। और फंक्शन जीरो पे जीरो है, माने ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और ट्रेपेजियम जैसा कुछ बना रहा है ऐसा। अब ये वाली साइड है ना, अगर थोड़ी और ऊपर होती तो आपको प्योरली ट्रेपेजियम की फील आ जाती, लेकिन वो जीरो पे जीरो है क्योंकि कर्वेचर है, ट्रेपेजॉइड हो सकता है। अच्छा बेस उसने बोला है कहां से कहां तक है, जीरो से एक्स तक है, दिख रहा होगा, विद बेस जीरो से एक्स। इस फंक्शन का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और हमें यह दिया जा रहा है कि एरिया जो है, जो फंक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस और वेरिएबल ऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब ये वाला वाई जो आगे पीछे बदल सकता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। माने ये जो एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स की पावर एन प्लस वन। अब किसी ने कहा सर ये एरिया तो सर जीरो से लेकर एक्स तक इंटीग्रेशन कर लो। हाँ, जीरो से लेकर के एक्स तक अगर मैं फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो वो इसके प्रोपोर्शनेट आएगा। प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने के लिए के कर देते हैं, तो यहां पे एफ एक्स की पावर एन प्लस वन कर देंगे, ऐसा है ना। अच्छा अब कई बच्चों का ऑब्जेक्शन होता है सर यहां भी एक्स और वहां भी एक्स। नहीं, इतना दिमाग मत लगा यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या दिमाग लगाना। अब इसमें क्या है, अब इसके बाद में ये कह रहा है फंक्शन कौन है, ऐसा कौन फंक्शन है ना। तो देखो अब जो भी है इसी में ही सारी कहानी है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, ये आपको भी दिख गया होगा सर, डिफरेंशिएशन तो लगाएंगे अब, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की तरफ दौड़ते हैं। अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज से एफ एक्स ही देगा मुझे, इसका डिफरेंशिएशन के देगा, एन प्लस वन देगा, एफ एक्स की पावर एन देगा, और इनटू में एफ डेस एक्स भी देगा, सही है। अच्छा इस एफ एक्स से अगर मैं इधर काटता हूं तो यहां पर मेरे पास एफ एक्स की पावर एन माइनस वन रह जाएगा, ठीक है ना। एफ एक्स की पावर कितना रह जाएगा, एन माइनस वन। अच्छा इनटू में एफ डेस एक्स रहेगा, और यहां हो जाएगा वन अपॉन के इंटू एन प्लस वन। थोड़ा इधर की तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। अच्छा अब मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए आपकी नजरों में लाने के लिए इसे लिख रहा हूं डीवा बाई डी एक्स। ये जो वाई है इसको नीचे भेज रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको दिखेगा वन अपॉन के एन प्लस वन इंटू वाई की पावर एन माइनस वन, राइट है। लेकिन अब आगे सॉल्व करने के लिए डीएक्स उधर भेज रहा हूं, और ये पूरा टर्म टीम वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो के एन प्लस वन वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई, और इंटीग्रेशन कर देते हैं अब। तो इसका इंटीग्रेशन तो प्योर है एक्स होगा, इधर के इंटू एन प्लस वन चुपचाप रहेगा, वाई की पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन वाई की पावर एन बाई एन होगा, प्लस सी भी होगा, राइट है। अब सी से मुक्ति दिलाने के लिए हम सेकेंड नंबर पे एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये जो वाई दिख रहा है ना आपको, ये जो वाई दिख रहा है, ठीक है, ये जो वाई दिख रहा है, मैं इसको मिटा करके इसकी जगह एफ एक्स की पावर एन लिख देता हूं, एक ही बात है ना। तो मैं जैसे ही मैं एक्स की जगह जीरो डालूंगा, ठीक है, एक्स की जगह जैसे ही मैं जीरो डालूंगा तो इधर तो जीरो हो ही गया, इधर फंक्शन की जगह जीरो हो गया तो पूरा ही जीरो हो गया, प्लस सी माने सी की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा सी की वैल्यू जीरो होने से अब आते हैं अपन तीसरे स्टेप पे, क्या रह गया, एक्स इज इक्वल टू के एन प्लस वन एफ एक्स, ये अपॉन में एन, एफ एक्स की पावर एन, ये रह गया सब। अब के और फंसा हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने एक और उपाय दिया है। उन्होंने बोला है कि आप f1 इज इक्वल टू वन भी दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दिया ना, तो मैं x की जगह वन और fx की जगह वन डाल देता हूं, तो वन डालते ही वन इज इक्वल टू के एन प्लस वन बाई एन इंटू वन, ये रह गया। तो मेरे पास k की वैल्यू आ रही है एन अपॉन एन प्लस वन, सही है। अब मेरे पास k आ गया, k आते ही तो काम बन गया, कैसे,
अब k की वैल्यू वापस रख देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा फंक्शन क्या आ रहा है, देखो जरा, x, इसकी जगह x इस इक्वल टू मैं k की जगह रख रहा हूं n/n+1, सही है, इनटू में पास में लिखा हुआ है n+1/n और यहां दे रखा है fx की पावर n, तो ये दोनों तो कट गए, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है x की पावर 1/n, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन है x की पावर 1/n है? देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट होकर के कम से कम 6 लाइन खींच गया। ठीक है, और एक भी जरा सी मिस्टेक हुई और अपन सब बाहर आ जाते हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी थोड़ा हृदय रखिए कि साहब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो पूछ सकता है, थोड़ा टफ साइड पे जा सकता है। ठीक है, अपनी शीटों में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, हालांकि वो नहीं पूछेगा, अधिकतर जगह वो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी साइड से मैं रिस्क नहीं ले रहा, आपके लिए मैं बता के चल रहा हूं। ठीक है, अगला ये अपने पास में अभी तक अपन लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन थे जिनमें एक्स और वाई आराम से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, इफ एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, अगर एक्स और वाई प्यार से अलग ना हो तो देन, ठीक है, फिर आता है सेकेंड मेथड। ठीक है ना, और वो उसका नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, कैसे पता चलेगा सर एक्स और वाई अलग नहीं हो रहे, तो कैसे पता चलेगा कि इसको यूज करना है? इसकी शक्ल में ही सारी बात छुपी है। अगर आपको फंक्शन में कभी भी लीनियर फंक्शन दिख जाए, ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन में लीनियर फंक्शन की फील आए, ठीक है, तुरंत समझ जाना कि वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। ऐसे कैसे हो सकता है सर लीनियर की फील आ जाए? मैंने कहा ऐसे देख, ऐसे हो सकता है, मान ले जैसे किसी ने क्वेश्चन में तेरे को दे दिया dy dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, दिख रहा है ना, अब ये एक्स और वाई अलग होंगे नहीं, है ना, और अंदर अपने को दिख गया, अंदर एक लाइन दिख रही है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा दे दिया तो ये लीनियर फंक्शन की फील आ गई। अब लीनियर फंक्शन की फील आते ही समझ जाना, ये तो आर वी एस का चला है, मतलब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा। करना क्या होता है इसमें? इसमें करना होता है जो भी लाइन की इक्वेशन है ना, उसको अपनी तरफ से टी मान लेना। ठीक है, टी मानते ही डिफरेंशिएट करना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना, डी टी बाई डी एक्स। इससे तेरे पास में डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ये उठा करके यहां रख दे, यहां हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में यहां हो जाएगा साइन टी। ठीक है, अच्छा, अब डी टी बाई डी एक्स को पकड़ो, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन टी, सही है, और अपने को पता चल गया अब इधर एक dt है तो इसके साथ t वाले को भेज दो, dt अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू में dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन में ये तो पता है, या तो हाफ एंगल लगाओ, भाई याद है ना, साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन, अगर सिंगल पार्टी बैठी हो, ठीक है, तो हाफ एंगल लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने की बजाय आपको सलाह दूंगा ऊपर नीचे 1 माइनस साइन टी से गुणा कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए खास, है ना, ये करा जा सकता है, क्योंकि अब जैसे आप ऐसा करोगे ना, ऊपर की तरफ आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन टी डी टी, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना देगा, इजिकल टू में कितना dx। अब आपको पता चला है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर टी बन गया, माइनस में सेक टी टेन टी बन गया, इजिकल टू में dx बन गया, सही है। और आप इसको जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन टी, सही है, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स सेक ऑफ, ठीक है, सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैं टी को बदलता जा रहा हूं, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऐसा क्वेश्चन खत्म करना। ठीक है, तो ये वाला कि बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसके अंदर आपका एक्स और वाई सेपरेट ही ना हो और लीनियर फंक्शन की फील आ जाए। हालांकि मैं पूछता जरूर, लेकिन अब क्योंकि आप बोल नहीं सकते इसलिए मैं खुद ही कर पाऊंगा। जैसे मान लीजिए 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर दे दिया किसी ने, इसे सॉल्व करो। अब यहां साफ दिख रहा है एक्स और वाई सेपरेट नहीं होता, स्क्वायरिंग करने पे और बढ़ जाएगा मामला, उलझ जाएगा। तो क्या किया जाए, अंदर लीनियर की फील आई, लीनियर की फील आती है, जो भी लीनियर फंक्शन है उसे टी मानो। अगर आपने इसे टी माना तो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स करना है,
इसका मतलब मुझे इसकी जगह पे dt बाई डी एक्स माइनस 4 लिखना है और ये टी स्क्वायर हो गया। ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। फिर t वाले लोग एक तरफ और x वाले एक तरफ और दोनों साइड इंटीग्रेशन। यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और t की जगह पर रख देंगे 4x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, मतलब मैं आपको ये सब इसलिए बताता जा रहा हूं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये कहानी इस तरफ भी जा सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक टाइटल और है जो 12th से अटैच्ड है, जो कि हम उतना ज्यादा हाइपर नहीं लेते लेकिन फिर भी काम का है। इसी में 2.3 मेथड। ठीक है, और वो क्या कहता है कि अगर आपके डीवाई बाई डी एक्स में ऊपर a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2 दे रखा हो, माने अपने आप में दो लाइनें की इक्वेशन दे रखी हो, लाइन 1 लाइन 2। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन ही लाइन हो, तो क्या करना चाहिए? तो उसमें दो केस हैं, मैं उसमें से पहला बता देता हूं। अगर लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल हो जाएं, तो अगर लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल हो ना, तब आप यही है ना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही यूज करना, याद रखना ये बात को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में 2x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, आप बोल नहीं सकते बट मैं समझ सकता हूं कि अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा सर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो डी और एक्स में जो ऊपर नीचे पैरेलल लाइंस दी होती है, ठीक है ना, तो हमेशा क्या करना चाहिए कि इन दोनों में जो सेम कंटेंट है, जैसे आप जानते हैं यहां लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई 3, यहां लिखा हुआ है 2 टाइम्स में एक्स माइनस वाई प्लस 5। ठीक है, तो सेम है एक्स माइनस वाई, उसे टी मान लो। उससे क्या होगा 1 माइनस डीवा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इससे आपके पास डी बाई डी एक्स की जगह पर रिमूवल पे आ जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और x माइनस वाई को तो आप t मान ही चुके हो, तो t प्लस 3 अपॉन में 2t प्लस 5 हो जाएगा। सही है भाई? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अभी क्या करने का है? अभी देखो इतना सा काम करना है कि आपको पहला तो सबसे पहले dt बाई डी एक्स, इसको तो इधर बुला लो, इसको उधर भेज दो, इज इक्वल टू में उधर हो जाएगा 2t प्लस 5 एलसीएम लेने पर, और ऊपर हो जाएगा t प्लस 2। सही है, अब t वाले लोग एक तरफ 2t प्लस 5 बटा t प्लस 2 डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एक्स कर दो। इंटीग्रेशन करोगे करते टाइम पे समझदारी ये कहेगी आपको, आपकी समझदारी आपको खुद ही गा देगी कि देखो साहब जब आप ये कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है, तो इसे इंटीग्रेशन में एक काम करो, इसे लिख लो 2 टाइम्स में t प्लस 2 प्लस 1, राइट है, अपॉन में t प्लस 2 है, t प्लस 2 यहां भी लगा दो। ठीक है, डॉट डी टी इज इक्वल टू में डी एक्स, राइट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से आंसर होगा 2t प्लस ln t प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व कर रहे हैं, क्या मुश्किल काम था, लेकिन आपको पता तो हो कि अच्छा जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये मेथड यूज करते हैं, क्योंकि करना ही है। देखो सीधी सीधी सी बात है, दोनों लाइनें अगर पैरेलल नहीं है तब दूसरा केस होता है, तब हम लोग जब व्हेन लाइन 1 इज नॉट पैरेलल टू लाइन 2, ठीक है ना, तब हम लोग 12th में सिखाते हैं, ठीक है, सिखाते थे, अब तो वो भी हटा दिया। एक्स की जगह पर कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई की जगह पर कैपिटल वाई प्लस के रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद ठीक है एच और के की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एंड देन वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं। एच और के की इक्वेशन सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हालांकि क्यों देखो आने का नहीं है चांस, लेकिन फिर भी अपने को पता हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार लोगों को ऐसा लगता है बड़े क्वेश्चन जो साइज में बड़े होते हैं ना, उनको दिखाना चाहिए बच्चों को, तो बस उसके लिए मैं थोड़ा रास्ता बता रहा हूं कि ये भी एक मेथड है। ठीक है, बस अपन इसको शायद 1 या 2 दिन के अंदर इसको खत्म कर देंगे, तो प्लीज इसकी शीट लगा के रख लेना, मैं शीट आज ही अपलोड करवा देता हूं, वो लगा देना आज के दिन पे इनकी शीट है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसी के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में काट दिया, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के अंदर 12-12 क्वेश्चंस, हालांकि वैसे देखा जाए तो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2
ठीक है, 12-12 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 12-12।